हेलो फ्रेंड्स। वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन या वेरिकोसिल सर्जरी के बाद डॉक्टर साहब मैं कितने दिन में रिकवर कर पाऊंगा, ये क्वेश्चन वेरिकोसिल के मैक्सिमम पेशेंट्स के दिमाग में सबसे पहले आता है। किसी को जिम जाने की जल्दी होती है, किसी को ऑफिस जाने की जल्दी होती है, किसी को आर्मी का मेडिकल है तो उसकी जल्दी होती है, और काफ़ी पेशेंट्सों को इस चीज़ की टेंशन होती है कि मैं फर्टिलिटी मेरी कब रिज्यूम हो पाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन और वेरिकोसिल सर्जरी ऑलमोस्ट सेम तरीके से रिकवर करते हैं, सेम टाइम पे रिकवर करते हैं, लेकिन मैं बिलीव करिए पहले 30 दिन, पहले 30 डेज में दोनों के रिकवरी प्लान डिफरेंट है, एब्सोल्युटली डिफरेंट है। एक तरफ तो चीरा भी लग रहा है, टाका भी लग रहा है, दूसरी तरफ बिल्कुल भी किसी तरह का स्टिच नहीं लग रहा है। एक तरफ पेशेंट अगले दिन ही वॉक करके जा रहा है और दूसरी तरफ उसको कम से कम 10 to 15 डेज का रेस्ट करना पड़ रहा है। तो ये दो डिफरेंट प्रोसेस है दोस्तों। अगर आपको वेरिकोसील है और आप उसका इलाज करवाना चाहते हैं, या आपको वेरिकोसील का इलाज आप करा चुके हैं, चाहे ऑपरेशन चाहे एम्बोलाइजेशन, तो ये वीडियो केवल आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको इसमें 30 डेज का एक ऐसा प्लान बताने वाला हूँ कि 30 डेज में दोनों प्रोसीजर के पेशेंट किस तरह, उनका नॉर्मल, मोस्ट ऑफ द पेशेंट नॉर्मल फेट किस तरह से होता है। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं एक वेस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक जयपुर से हूँ। दोस्तों, मैं वेरिकोसील के काफ़ी पेशेंट ट्रीट कर चुका हूँ, मोर देन 2000 पेशेंट ट्रीट कर चुका हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको वैज्ञानिक तौर पे वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन, वेरिकोसील की सर्जरी के बारे में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं उनके बारे में मैं आपको ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा। आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आ रहा हो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले दिन की, बिना समय गवाए बात करते हैं सबसे पहले दिन की कि दोनों प्रोसीजर के पहले दिन क्या होता है। वेरिकोसील सर्जरी में पहले दिन आइदर स्पाइनल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके बाद उसके यूरिन के उसमें कैथेटर भी डाला जाता है ताकि उसको कैथेटर से यूरिन पास आउट होने में आराम मिले। जब प्रोसीजर हो जाता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को के चीरा भी लगा है, टाका भी लगा है, तो उस जगह सूजन भी रहती है, पेन भी रहती है, इसमें एंटीबायोटिक भी दी जाती है, और पेन किलर का पेन मैनेजमेंट भी किया जाता है, और कम से कम 2 से 3 दिन मिनिमम अपन को हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। दोस्तों, वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन की बात करते हैं। वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन में हम लोकल एनेस्थीसिया में कर रहे हैं, किसी तरह की कोई चीराफाड़ी नहीं कर रहे हैं, कोई टाकापीटी नहीं कर रहे हैं, एक जांघ की एक नस से जाके वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन कर रहे हैं, और इसमें किसी भी तरह के पेशेंट को मोस्टली 6 से 8 घंटे बाद हम डिस्चार्ज कर देते हैं। वो अपने पैरों से चलकर ही हॉस्पिटल जाता है, कोई नीचे टाका नहीं लग रहा, कोई खास सूजन नहीं आ रही। और पेशेंट को पेन की बात करें तो कुछ पेशेंट्स हमें हल्का हल्का बोल सकते हैं कि सर, जहाँ पे आपने ग्लू डाला था वहाँ थोड़ा सा लेफ्ट साइड में या राइट साइड में हैवीनेस महसूस होता है। दैट्स इट। अब बात करते हैं पहले सप्ताह की, यानी कि सेकंड डे से लेके 7वें दिन तक। तो दोस्तों, इसमें सर्जरी वाले पेशेंट्स की बात करते हैं। सर्जरी वाले पेशेंट्स में डेफिनेटली जो टाके हैं, कुछ एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं जो कुछ दिन बाद अपना आप गल जाते हैं, कुछ को सूचर कटवाने आना पड़ता है। सूजन होना किसी भी सर्जिकल साइट है, मैं वेरिकोसिल की सर्जरी की बात नहीं कर रहा, चाहे आप गॉल ब्लैडर की सर्जरी करा रहे हैं, चाहे आप अपेंडिक्स की सर्जरी कर रहे हैं, चाहे आप हर्निया की सर्जरी कर रहे हैं। सर्जरी के बाद सूजन को कुछ टाइम तक बने रहना, रेडनेस को कुछ टाइम तक बने रहना स्वाभाविक है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में बुखार आना भी स्वाभाविक है। पेशेंट को चलने में दिक्कत होना भी स्वाभाविक है कुछ दिन तक। मैं ये नहीं बोलता कि सारे पेशेंटों में, पर कुछ पेशेंट में चलने में असहजता होना स्वाभाविक है। डेफिनेटली आपको 7 to 10 डेज या 10 to 14 डेज आपको अपने ऑफिस से, अपने स्कूल से या जहाँ से भी एक लीव तो लेनी ही पड़ेगी, तो वो भी एक स्वाभाविक थिंग है। अब बात करते हैं एम्बोलाइजेशन की। एम्बोलाइजेशन के पेशेंट्स में जो मेरी पेशेंट को काउंसलिंग होती है वो ये होती है कि आप फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे, यानी कि कल से ही आप अपना ऑफिस रिज्यूम कर सकते हैं, आप स्कूल जा सकते हैं, कोचिंग जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, रूटीन चल फिर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। क्या रेस्ट्रिक्शन में बोलता हूँ पेशेंट को, बहुत भारी वजन मत उठाओ, बहुत भारी काम मत करो, जिम मत करो, बहुत ज़्यादा रनिंग मत करो, इस पर 5-7-8 दिन का गैप दे दो। कारण क्या है, क्योंकि करोगे तो करने में दिक्कत साइंटिफिकली हमें कुछ नहीं है, पर कुछ पेशेंट्स फिर बोलते हैं सर हमने रनिंग की, हमें हल्का सा दर्द हो गया, तो उसको बचने के लिए मैं 7 से 8 दिन का पेशेंट को एक ब्रेक देने की कोशिश करता हूँ। बाकी रूटीन काम आप सारे कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे से चौथे सप्ताह पे। दूसरे से चौथे सप्ताह में क्या होता है, तो इस समय अब सर्जरी पे पहले
डेफिनेटली रिकवरी पहले से बेहतर हो जाती है, पेशेंट थोड़ा चलना चालू कर देता है, अपने रूटीन लाइफ में लौटना चालू कर देता है। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेशन जो किसी भी पेशेंट्स में किसी भी तरीके से हो सकते हैं, बुखार आना या पस बनना, वो तो एक अलग बात है, बाकी रूटीन में वो चालू कर देता है। ठीक है, वेरिकोसील की जो उस कोशिकाओं में रिकवरी होने में जो टाइम लगता है, वो टाइम में कुछ समय लगता है, वो समय ज़रूर लगता है। हैवी एक्टिविटी अभी भी अवॉइड करनी चाहिए, अभी भी मना की जाती है कि आपको भारी काम नहीं करना है और ऐसा नहीं करना है। एम्बोलाइजेशन में क्या होता है? एम्बोलाइजेशन में भी यहाँ इस कंडीशन में यही होता है कि हम उनको बोलते हैं अपनी रूटीन लाइफ में बिल्कुल पूरी तरीके से आ जाओ, किसी तरह की हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी रनिंग भी कर सकते हो, आप अपनी वॉक कर सकते हो, आप अपना ठीक है, मैं ओवरऑल चाहे सर्जरी चाहे एम्बोलाइजेशन बहुत ज़्यादा हेवी जिम करने की मतलब लेग की एक्सरसाइज करने की वैसे भी मैं थोड़े कुछ महीनों तक अवॉइड करने की बोलता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आप बोल तो दोगे कि सब कुछ बढ़िया है और कर लो, लेकिन क्या होता है कि ठीक है ना, अगर आपको एक प्रॉब्लम हुई है थोड़ा सा अवॉइड कर लो। अब बात करते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं ऑफिस या जिम कब चालू करें। तो दोस्तों देखिए, एम्बुलेशन के बाद तो फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे यू कैन जॉइन योर ऑफिस, आप अगले दिन ही अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। जिम के लिए जरूर मैं देखिए, जिम को लेकर मैं थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, आप लाइट एक्सरसाइज योगा फोगा जो है ना, वो तो आप 6-7वें दिन चालू कर दो। लेकिन जिम के लिए मैं हर किसी पेशेंट को बोलता हूँ कि 2-3 महीने अवॉइड कर लो। क्या फर्क पड़ता है, एक बात बताओगे, जिम नहीं करोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। तो तुम्हारा पैशन ही तो 2-3 महीने बाद कर लेना, पर पहले अपनी एक रिकवरी प्रोसेस, अपनी टेस्टिकुलर और सबको एक बार रिकवर तो कर लो। योगा आप 6-7वें दिन चालू कर सकते हो, आराम चालू कर लो, लाइट योगा, कोई इशू नहीं। दोस्तों लोग पूछते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी कब कर सकते हैं। दोस्तों देखो, मैं बोलूँगा कि सेक्सुअल एक्टिविटी आप चाहे तो डे 1 से कर सकते हैं पोस्ट एम्बोलाइजेशन तो, लेकिन फिर भी मैं 6 से 7 दिन थोड़ा सा मस्टरबेशन, सेक्सुअल एक्टिविटी, इस तरह के इंटरकोर्स की एक्टिविटीज़ को करने से थोड़ा सा अवॉइड करने की बोलता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि कभी-कभी कुछ पेशेंट्स को पेन होता है तो फिर उनको लगता है कि सर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो मैं बोलता हूँ 6 से 7 दिन मत करो। दोस्तों एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मैक्सिमम लोग पूछते हैं सर मेरे स्पर्म की रिकवरी कब होगी। दोस्तों देखिए, स्पर्म की रिकवरी चाहे एम्बोलाइजेशन हो चाहे सर्जरी हो, उसको जो टाइम लगेगा वो लगना है। स्पर्म दूसरे स्पर्म बनने में करीबन 70 से 90 दिन लगते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि स्पर्म की रिकवरी होने में जनरली 3 to 6 मंथ लगते हैं। आप अगर 1 महीने बाद ही सीमन एनालिसिस करा के देखोगे तो मुझे नहीं पता कि आपको क्या मिलने वाला है, लेकिन आप पैनिक हो जाओगे। तो मैं बोलता हूँ कि जो आपको सीमन एनालिसिस कराना ही है तो 3 से 6 महीने बाद ही कराओ और उसके बाद ही इवेल्युएट करो। लेकिन आप बहुत जल्दी स्पर्म की रिकवरी की उम्मीद मत करिए कि बहुत जल्दी स्पर्म रिकवर कर जाएंगे। अगर आपको वेरिकोसील है तो टाइमली मिल लीजिए। मिलने से मतलब होता है कि अगर आपकी ग्रेड 1 ग्रेड 2 तो हो सकता है आपको सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़े। दोस्तों अगर आपको ग्रेड 1 ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में एम्बुलेशन या सर्जरी कैसे में क्या डिफरेंस कैसे क्या होता है, उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, इस पर जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं आगे बहुत ज़्यादा जैसे वीडियोज़ बना रहा हूँ तो उसके आपको लिंक टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और आप अपनी और अपने आसपास के लोगों की मदद कर पाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।